India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भीमाराव कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को जेल से मिली सशर्त रिहाई, मीडिया को बयान देने से मना, एनआईए की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग करने वाले 2 पत्रकारों को दी राहत, एफआईआर पर कार्रवाई पर रोक, त्रिपुरा सरकार और पुलिस को नोटिस। दिल्ली दंगा मामले में शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय, करकरडूमा कोर्ट ने गंभीरता से लिया मामला, पुलिस पर बंदूक तानने वाला शख्स है शाहरुख पठान। India Legal presents Courts Roundup. त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 पत्रकारों को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान रिपोर्टिंग पर दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। साथ ही त्रिपुरा पुलिस को नोटिस जारी किया है। त्रिपुरा राज्य से भी 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग करने वाले 2 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्रिपुरा पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने HW न्यूज नेटवर्क और उसके पत्रकारों समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिन्हें त्रिपुरा पुलिस ने राज्य में हालिया सांप्रदायिक हिंसा पर उनकी रिपोर्ट के लिए बुक किया था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2 पत्रकारों और मीडिया कंपनी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर त्रिपुरा राज्य से भी जवाब मांगा। जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को त्रिपुरा राज्य के लिए सरकारी वकील को याचिका देने की स्वतंत्रता दी गई है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पत्रकार इस मुद्दे पर रिपोर्ट कर रहे थे और फिर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जमानत दे दी गई है, लेकिन फिर एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। लूथरा ने कहा, ये वास्तव में असहनीय है और उचित नहीं है। गौरतलब है कि नवंबर महीने में बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान त्रिपुरा के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई थी। त्रिपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि पत्रकारों की रिपोर्टों ने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में निराधार खबर प्रकाशित करके सांप्रदायिक नफरत फैलाई। याचिकाकर्ता पुलिस कार्रवाई को ये कहकर चुनौती दी गई कि वह हिंसा के पीड़ितों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर तथ्यों के केवल जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर प्रेस से प्रताड़ित करने की समान है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट को आतंकवाद निरोधी कानून UAPA के तहत एफआईआर पर अंतरिम संरक्षण दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 3 साल से जेल में बंद अधिवक्ता कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जेल से रिहा कर दिया गया। सुधा भारद्वाज के वकील ने उन्हें रिहाई के आदेश तुरंत जारी करने की अपील की। इस पर कोर्ट ने कहा कि आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सुधा भारद्वाज को एल्गार परिषद मामले में अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वह तब से भाईखला जेल में बंद है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को सशर्त रिहाई दी है।
कोर्ट की ओर से तय की गई शर्तों के तहत सुधा को मुंबई में ही रहना होगा। ट्रायल की तारीखों पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। साथ ही वह मीडिया से भी केस में जुड़ी कोई बात नहीं कर सकती। वहीं उन्हें देश छोड़कर भी जाने की इजाजत नहीं है। सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को उन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एनआईए स्पेशल कोर्ट को उनकी रिहाई की शर्तें और तारीख तय करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्हें जमानत और रिहाई मिल गई है। सुधा भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत बरकरार रखी थी। इसके साथ ही उनकी जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। सुधा को जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। लेकिन आपको बता दें कि सुधा भारद्वाज को सशर्त रिहाई दी गई है। निजी मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया है। वहीं एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 3 साल से जेल में बंद अधिवक्ता कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जेल से रिहा किया गया। सुधा भारद्वाज के वकील ने उनकी रिहाई के आदेश तुरंत जारी करने की अपील की। इस पर कोर्ट ने कहा कि आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सुधा भारद्वाज को एल्गार परिषद मामले में अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वह तब से भाईखला जेल में बंद हैं। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को सशर्त रिहाई दी है। कोर्ट की ओर से तय की गई शर्तों के तहत सुधा को मुंबई में ही रहना होगा। ट्रायल की तारीखों पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। साथ ही वह मीडिया से भी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। वहीं उन्हें देश छोड़कर भी जाने की इजाजत नहीं है। सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को उन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया था। तो आपको बता दें, सशर्त सुधा भारद्वाज की रिहाई हुई है। 3 साल से वो जेल में बंद थी। अधिवक्ता कार्यकर्ता हैं सुधा भारद्वाज, जिन्हें अब रिहाई मिली है। सशर्त ये रिहाई उन्हें दी गई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई और दिल्ली जल बोर्ड और उसके उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित 4 भाजपा नेताओं को तलब करने के आदेश पर रोक लगा दी। ये मामला बोर्ड पर 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर लगाए गए आरोपों से संबंधित है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिदूरी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा तलब किए गए व्यक्तियों में से है। याचिका में सिटी कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका अधिवक्ता नीरज और अधिवक्ता सत्यरंजन स्वयं के माध्यम से दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी और अधिवक्ता अजय बर्मन पेश हुए। याचिका में राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह द्वारा पारित 18 नवंबर को एक समन आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में भारतीय दंड संहिता धारा 500 के साथ धारा 34 के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत को भी रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2015 और 16 से अब तक दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को ऋण अनुदान और अतिरिक्त बजटीय उधार के रूप में विभिन्न करोड़ दिए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के खाते का ऑडिट या लेखा आज की तारीख तक नहीं किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ राघव चड्ढा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले में यूपी और हरियाणा से सीबीआई या दिल्ली पुलिस को जांच स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। वर्तमान मामला एक 14 वर्षीय लड़की की मौत से संबंधित है, जो कथित तौर पर
2020 में अपने बोर्डिंग स्कूल की कक्षा में लटकी हुई पाई गई थी। मृतक लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि ये बलात्कार और हत्या का मामला है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओका की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया, जिसमें यूपी और हरियाणा में स्थानीय पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, जो मृतक लड़की की मां है, ने तर्क दिया कि इस मामले में उसकी नाबालिग बेटी के साथ कथित बलात्कार और हत्या का एक जघन्य अपराध किया गया है। फिर उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी मर चुकी है और अपनी बेटी को एक कक्षा की छत से लटका पाया। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रिंसिपल और अन्य आरोपियों ने नाबालिग लड़की की जान बचाने के लिए पुलिस और किसी डॉक्टर को सूचना न देकर क्रूर और बर्बर और अपमानजनक कृत्य किया और शव को क्लासरूम में लटका रखा। जांच के हस्तांतरण की मांग ये तर्क देते हुए की गई है कि वर्तमान मामले में शामिल अपराध की श्रृंखला 3 राज्यों यूपी, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर की गई है। मृतक नाबालिग लड़की की मां ने सीबीआई या कुछ अन्य स्वतंत्र एजेंसियों से जांच की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अंतिम दलीलें सुनी, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद राज्य द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों का बचाव किया गया था। इसके बाद जकिया जाफरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने एसआईटी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में गुजरात राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारियों को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला उठाया। शो में सॉलिसिटर जनरल वर्तमान कार्रवाई में तीस्ता सीतलवाड़ की मंशा की आलोचना कर रहे थे, जिसका उन्होंने तर्क दिया कि ये केवल गुजरात राज्य को बदनाम करने के लिए था। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने जोरदार तर्क दिया कि साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाने और आगामी दंगों के दौरान राज्य के सभी उपाय किए थे जो संभवतः हो सकते थे। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 2002 के दंगों के संबंध में राज्य द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया। अपने खंडन में सिब्बल ने एसआईटी द्वारा जांच की कमी पर अपने सबमिशन को दोहराया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति द्वारा संचालित 2 गैर सरकारी संगठनों को दान किए गए। उनकी दलीलों के अनुसार सीतलवाड़ ने अपने निजी स्वार्थ के लिए गुजरात दंगों की पीड़ितों का शोषण किया। वहीं कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि कार्रवाई के वर्तमान चरण में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। सिब्बल ने न्यायालय को अवगत कराया और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जकिया की शिकायत के संबंध में एकत्र की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य ट्रायल के लिए नहीं किया जाएगा। वहीं दिल्ली कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा है कि यह गैर कानूनी कृत्य करने वाले लोगों या समूहों का सामान्य मामला नहीं है। प्राथमिकी उस घटना से संबंधित है जिसमें पठान को एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पठान और 3 अन्य लोगों शमीम अब्दुल शहजाद, इश्तियाक मलिक के खिलाफ आरोप तय किए। पठान पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत आरोप लगाया गया है। अन्य आरोपी कलीम अहमद को आईपीसी की धारा 216 के तहत आरोपित किया गया। पठान के खिलाफ जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि न केवल शिकायतकर्ता एचसी दीपक दहिया का पठान के खिलाफ विशेष बयान है, बल्कि उसके आचरण को विफल करने के लिए वीडियो फुटेज के रूप में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी है। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर ट्रिगर को गोली मारने या खींचतान के बाद एक झटका आता है और झटके के कारण हाथ और पिस्तौल ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार यहां तक कि वीडियो में आरोपी शाहरुख पठान द्वारा दिन के उजाले में एचसी दीपक दहिया को मारने के उद्देश्य से पिस्टल से फायरिंग करते हुए दिखाया गया। यह आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने आगे कहा कि यह गैर कानूनी कृत्य करने वाले लोगों या समूहों का एक सामान्य मामला नहीं है। ये निर्णय एक मकान मालिक द्वारा किराएदार के जांच के लिए नहीं पूछने के संदर्भ में है।
ये दंगे से इस तरह के हैं जैसे कि 1984 के सिखों के दंगों के बाद से नहीं देखा गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम और परिणामी दंगों के विरोध में विधिवत जारी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश है। ऐसे मामलों में ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। हाल ही में लॉकअप इंचार्ज द्वारा दायर एक आवेदन से निपटने के लिए, जिसमें कहा गया था कि पठान ने जेल वैन में सवार होने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि वह एक अलग वैन में जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पठान ये निर्देश नहीं दे सकता कि उसे अदालत में कैसे लाया जाए। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को जमानत दी है, जिसे अगस्त 2021 में इंदौर में भीड़ द्वारा एक इलाके में चूड़ियां बेचते समय अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के आरोप में और नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में पीटा गया था। अली, जिस पर कक्षा 6 की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है, को न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने खंडपीठ ने जमानत दी। कोर्ट ने देखा कि उसके खिलाफ आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उसे मामले के निर्णय तक हिरासत में रहना चाहिए। ये ध्यान दिया जा सकता है कि अली को 23 अगस्त को छेड़छाड़ और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद उसे भीड़ ने इस आरोप में पीटा कि उसने इंदौर के गोविंद नगर में चूड़ियां बेचने के लिए एक जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया और वहां उसने एक 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ की। पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चूड़ियां बेचने के बहाने महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाने वाले पुरुषों के एक समूह द्वारा उसे पीटा जा रहा है। अगले ही दिन भीड़ में से एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी ने अली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि जब अभियोजन अली के यूपी में मूल निवास पर पहुंचा तो वह वास्तव में एक प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में रह रहा था, जिसमें उसका नाम असलम पुत्र मोहर सिंह के रूप में दिखाया गया है। ये देखते हुए कि अभियोजन पहले ही आवेदक के स्थायी निवास पर पहुंच चुका है, अदालत ने कहा है कि उसके न्याय से भागने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा ये देखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास कोर्ट को नहीं दिखाया गया है और ये दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उसने लोगों की शिकायतकर्ता आदि को धमकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करना उचित समझा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया मामले में गिरफ्तार क्रिकेट बुकी नरेश गौर की जमानत पर रोक का विशेष अदालत का आदेश खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस एसके शिंदे की एकल पीठ ने गौर द्वारा दायर अर्जी की सुनवाई की, जिसमें गौर ने उसे मिली 25 दिन की जमानत पर विशेष एनआईए कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी थी। एनआईए ने आरोपी गौर को इस साल मार्च में गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि वो एंटीलिया बम दहशत केस में और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में शामिल है। 20 नवंबर को विशेष एनआईए कोर्ट ने उसे इस आधार पर जमानत दे दी थी कि प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उसे साजिश की जानकारी नहीं थी। गौर केस का पहला आरोपी है जिसे जमानत मिली है। हालांकि इसके बाद विशेष कोर्ट ने 25 दिन की जमानत देने के अपने ही आदेश पर अभियोजन पक्ष के आग्रह पर रोक लगा दी थी। इसके बाद गौर ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गौर ने अपने वकील अनिकेत निगम के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील दायर कर विशेष कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। ये मामला मुंबई के उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी एसयूवी खड़ी करने से जुड़ा है। गौर ने अपनी दलील में कहा कि विशेष कोर्ट ने उसे इस आधार पर जमानत दी थी कि उसे एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद एनआईए कोर्ट को अपने ही आदेश पर रोक नहीं लगानी थी, जिसके बाद जस्टिस शिंदे ने इन दलीलों को स्वीकार किया और जमानत पर रोक का एनआईए कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। वहीं केरल हाईकोर्ट ने राज्य और त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड या टीबीटी को निर्देश दिया है कि वे सबरीमाला तीर्थयात्रियों को हाल ही में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करें, ताकि मंदिर में अधिक भक्तों को प्रवेश की सुविधा मिल सके और 2 महीने के तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान दर्शन किए जा सके। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अंजित कुमार की खंडपीठ ने सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में अपने आदेश में कहा
कि राज्य और टीडीबी तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगा ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु सबरीमाला दर्शन कर सकें। भक्तों को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो संबंधित अधिकारियों के लिए उक्त तथ्यों को विशेष आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा ताकि वे इसे उचित आदेशों के लिए इस न्यायालय के ध्यान में ला सकें। सबरीमाला भक्तों के लिए उपलब्ध कराई गई नई सुविधाएं क्या हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबी दूरी से आने वाले तीर्थयात्रियों को वर्चुअल क्यू कूपन और कोविड-19 टीकाकरण टेस्ट के लिए जांच केंद्र बने। रिपोर्ट में तीर्थयात्रियों की शिकायतों का हवाला दिया गया है कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम उनसे अधिक किराया वसूल रहा है और पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध नहीं करा रहा है। इस संबंध में केएसआरटीसी के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि 7 जुलाई 2020 के एक सरकारी आदेश के अनुसार सबरीमाला में मंडल पूजा के संबंध में नवंबर और दिसंबर के 2 महीनों के दौरान संचालित सेवा के संबंध में केएसआरटीसी सेवाओं के संबंधित वर्ग के लिए निर्धारित किरायों की दरों के अतिरिक्त दरों का 30% प्राप्त कर सकता है। टीडीबी के सरकारी वकील ने बताया कि प्रतिदिन सबरीमाला में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 32,000 और 40,000 के बीच है। वर्चुअल क्यू प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बुकिंग के संबंध में स्टेट अटॉर्नी ने कहा कि कुछ ट्रैवल एजेंसियों द्वारा इसका दुरुपयोग करने के बाद इस सुविधा को रोक दिया गया था। ये निर्णय लिया गया था कि वर्चुअल क्यू कूपन रखने वाले 40-50 लोगों के समूह में अन्य राज्यों के तीर्थयात्रियों को संबंधित कूपन में निर्धारित समय सीमा से परे भी अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि खुले स्लॉट उपलब्ध हों। केएसआरटीसी के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि अगर कम से कम 40 सदस्यों के समूहों द्वारा कोई अनुरोध किया जाता है तो उन्हें निलक्कल से पंपा और वापस जाने के लिए एक ही बस में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे समूहों के पास केएसआरटीसी वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी होगी। बेंच ने देखा कि भक्तों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, टीडीबी और केएसआरटीसी द्वारा किए गए सबमिशन को रिकॉर्ड करते हुए मामले को बंद किया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।